के कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक का बीती रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। 66 साल के सतीश कौशिक के शव का दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि फोर्टिस के डॉक्टरों को इसमें संशय है और यही वजह है कि उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार सतीश कौशिक दोस्तों संग होली मनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें आनन फानन में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। सतीश कौशिक को करीब रात 2:30 बजे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान पाया कि जैसी उनकी हालत थी उससे हार्ट अटैक की आशंका कम लग रही थी। यही कारण है कि फोर्टिस के डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस को सतीश कौशिक की मृत्यु के बारे में जानकारी दी और शव के पोस्टमार्टम के लिए कहा। डॉक्टरों के अनुसार सतीश को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कहीं से गिरे हों। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। अगर हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हो जाती तो पोस्टमार्टम नहीं होता। सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 13 अप्रैल 1956 को हुआ था। उन्होंने 1972 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वहीं उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII से भी पढ़ाई की। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि सतीश कौशिक महामारी के दौरान कोविड से संक्रमित भी हुए थे। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम। ओम शांति। ऐसा ट्वीट कर अनुपम खेर ने लिखा है। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए अटल टीवी के साथ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बिना यादव परिवार पहली होली बड़ी सादगी के साथ मना रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों पर पुष्प चढ़ाते हुए फोटो साझा की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है, अब की इन फूलों के रंग कहाँ इतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेले के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। शिवपाल यादव ने भावुक पोस्ट करते हुए लिखा है, होली बिन रंगों की है, आदरणीय नेताजी के बिना सफाई की होली की कल्पना करना मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी पर पूज्य नेताजी का स्नेह, आशीर्वाद और विचारों के विविध रंग बरसते रहें। नेताजी हमारी स्मृतियों में सदैव अमर रहेंगे। बीते साल 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ नजर आने लगा है। शिवपाल यादव ने अपने भाई के निधन के बाद अखिलेश यादव के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का वादा किया था और वो खड़े भी हैं। फिलहाल हर बार की तरह सफाई में इस बार भी यादव परिवार इकट्ठा हुआ था। पहले होली पर यादव परिवार इकट्ठा होता था, जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलते थे। लेकिन इस बार परिवार तो इकट्ठा हुआ, कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए, लेकिन होली नहीं खेली गई क्योंकि सब गम में डूबे हुए थे। थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव भावुक भी दिखाई दिए। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने एक और अहम बात कही। उन्होंने ये कहा, इस बार हम नेताजी के सपने को पूरा करेंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, अब इलेक्शन तो 2024 को होगा। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बस हमारा यही होगा कि नेताजी के आदर्शों पर चल करके निश्चित इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। रिपोर्ट अटल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में काली माता की पूजा की। उन्होंने गुरुवार सुबह यानी कि आज गोरखनाथ मंदिर के परिसर में काली माता मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हवन पूजन कर लोक कल्याण की कामना भी की।
वहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीनी विवाद और कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से उनकी परेशानी जानी और अधिकारियों से कहा कि ऐसी कार्रवाई करें कि कोई भी दबंग जमीन कब्जा करने की जरूरत न करे। जमीन के आपसी विवाद के मामलों में उन्होंने दो पक्षों के बीच बात की और तुरंत कार्रवाई का निर्देश भी दिया। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रयागराज का कुख्यात गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद खबरों में है। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अहमद को हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इधर अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंदी योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री है। एनआरआई, निर्यात प्रोत्साहन और निवेश प्रोत्साहन जैसे विभागों का भी कार्यभार संभालते हैं। आयशा ने दावा किया है कि नंदी और उनकी पत्नी प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची और उन्हें गोलीकांड में साजिश फंसाया है। अतीक अहमद की बहन ने यह भी कहा है कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे जो अब तक लौटाए नहीं है, न लौटा रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा ने कथित साजिश के पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि चूंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इसके अलावा आयशा ने यह भी कहा है कि पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने बड़े भाइयों अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हो जाने की आशंका भी जताई है। एक तरफ अतीक की बहन ने नंदगोपाल नंदी पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उनकी पुरानी तस्वीर ट्वीट कर दी है जिसमें वो अतीक अहमद के साथ दिख रहे हैं। सपा ने इस तस्वीर और आयशा के आरोपों की तर्ज पर नंदगोपाल नंदी का इस्तीफा मांग लिया है। इस पूरे मामले पर नंदगोपाल नंदी का भी पक्ष सामने आया है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर मंत्री नंदी ने ट्वीट किया है कि ये बेबुनियाद आरोप है, ये केवल मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने और गुमराह करने का एक सफल प्रयास है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। बहराइच के नानपारा रेंज के भंडारीपुरवा गांव में किसान सरसों की फसल काट रहा था। साथ में 7 साल की बेटी भी थी। फसल कटाई के दौरान जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया। फिलहाल बच्ची को गंभीर हालत में सीएससी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं आपको बता दें कि किसान पराग यादव का खेत जंगल से सटा हुआ है। खेत में इस समय सरसों की फसल तैयार लगी है। पराग सरसों की फसल काट रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। पति और पत्नी सरसों की फसल काट रहे थे। उसी वक्त जंगल से निकल कर आए तेंदुए ने बच्ची को दबोच लिया। बच्ची के माता पिता ने शोर मचाया तो तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। तेंदुए ने बच्ची के गले पर हमला कर दिया। बहरहाल बच्ची को एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचाकर भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भी उसे रेफर कर दिया गया है। उधर तेंदुए के हमले की जानकारी होने पर वन रक्षक रामानंद मिश्रा गांव पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना कर तेंदुए के हमले की पुष्टि भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। देखिए, पत्रकारिता के सफर में तमाम तरह की चीजों का पत्रकारों को सामना करना पड़ता है, लेकिन पत्रकार लगातार जनता की बात सत्ता से लेकर सदन तक पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है और कई बार वो पहुंचा भी देता है। लेकिन इसी बीच पत्रकारों के दिल में, पत्रकारों के जहन में, पत्रकारों की जिंदगी में तमाम सवाल चलते रहते हैं जो कि वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है, अपनी बात को किसी तक कह नहीं पाता है।
हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम पत्रकारों की बात आप तक पहुंचाएं कि आखिर उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, अब तक उनके साथ क्या बीता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जाने माने पत्रकार मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो कि काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत आभार जो आपने अटल टीवी को मुझे आमंत्रित किया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि कैसे इस सफर की जो है शुरुआत हुई है? शुरू से ही शुरू करते हैं कि मुझे लिखना पसंद था जी। और बचपन से ही ये था कि लिखना है, पढ़ना है। और बच्चों की तरह नहीं था, मुझे चाचा चौधरी पसंद था। अब शेरलॉक होम्स नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ये था कि लोटपोट हमारे समय में चंपक थी। तो उन सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ते कब लिखना आ गया ये नहीं समझ में आया और लिखना शुरू हो गया। मैंने एक कहानी लिखी और उसके बाद में कहानी बस लिख के 9th या 10th में होगा और अमर उजाला मैंने उसको भेज दिया जी। और वो कहानी छप भी गई। उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ वो अपने आप में बिल्कुल अलग लाइन में ही लेके गया। मैं इंजीनियरिंग मतलब मेरा जो साइंस बैकग्राउंड था, उसके बाद मैंने बीटेक करने की कोशिश की, लेकिन जुड़ाव जो रहा वो लेखन और पत्रकारिता में ही रहा। और बेसिकली क्या था, दिमाग में बस ये था कि उस समय आज की तरह इतने मौके नहीं थे, इतनी फील्ड्स नहीं थी, लेकिन ये था कि अगर पत्रकार बन जाए तो लेखक अपने आप बन जाएंगे। एक दिमाग में ये चीज थी। तो उसी समय IMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन शुरू हुआ था। मैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ रहा था। अच्छा। तो देश का नंबर 1 संस्थान था यहाँ पर, और मैंने उसका फॉर्म भरा। उसके बाद में एग्जाम दिया और इत्तेफाक से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे केवल 40 सीटें होती हैं और एक सीट पे मेरा भी सिलेक्शन हो गया, जहाँ से रवीश कुमार, दीपक चौरसिया, इस तरह के नाम थे। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और बस शुरू हो गई यात्रा पत्रकारिता की। संस्थान में गए, उसके बाद में एक लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, लिखना शुरू हुआ, अप्रिशिएट किए गए और पत्रकारिता की लाइन पकड़ ली। सर, आपने कहा कि संस्थान में जाना हुआ, तो सर आपकी पहली संस्थान कौन सी थी? क्योंकि इस जो सफ़र है पत्रकारिता का वो बहुत कठिन सफ़र है, क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो पत्रकारिता में आते हैं, इंटर्नशिप उन्हें करना पड़ता है करीब साल भर, कभी तो साल भर करना पड़ जाता है, 6 महीने 4 महीने तो करना ही करना है, और अब तो हो गया है कि 1 महीना। तो आपको कैसा लगा था कि आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी पड़ी थी या नहीं? देखिए, मैं पत्रकारिता में जब मैं IMC में गया तो मुझे लगा था कि मैं कोई सुपरस्टार हूँ या इस तरह का मुझे नहीं लग रहा था कि इंटर्नशिप या ये वो है। जब वहाँ पर गए, पहले ही दिन हमारे सर थे, वो मिले तो उन्होंने एक असाइनमेंट दिया। तो मैंने उस समय दिल्ली का चुनाव चल रहा था, विधानसभा का चुनाव, और उन्होंने कहा कि इस समय जो है विजय मल्होत्रा जी का इंटरव्यू करके लाओ। तो हमने पूछा उनसे कि सर कैसे जाएंगे, भाई कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि उनसे ही पूछ लिया कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ तक कैसे आए थे, जैसे यहाँ तक आए थे अपना जाओ, उनसे अपॉइंटमेंट लो, मिलो जाके और ले लो। और उनकी बात थी, उन्होंने जो कहा मैं उसी झोंक में, मतलब बिना किसी बड़े उस समय पत्रकार थे, लेकिन हमें समय मिला, उन्होंने तुरंत इंटरव्यू भी दे दिया और उसके बाद में इंटरव्यू पब्लिश भी हो गया। तो वो जो एक डेवलप हुआ कॉन्फिडेंस, उससे भी लगा कि एक कहीं ना कहीं फायर है और दिखा सकते हैं। तो इंटर्नशिप की बात जहाँ तक आई, हम शुरू में जब गए तो वहाँ पर ये था कि इंटर्नशिप में लोगों को मतलब जैसे मौके मिलते हैं तो हम लोगों को हार्डकोर बिल्कुल फील्ड में मौका मिला। और हमारे बॉस थे, उन्होंने बहुत एक छोटी सी बात कही थी जो आज भी जीवन का मूल मंत्र है कि कुछ लोग काम करते हैं लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो उस काम के लिए जाने जाते हैं। तो आप क्या बनना पसंद करोगे? तो हम लोगों के जो बॉसेस थे या गुरु थे, इतना उन्होंने मतलब भले ही रगड़ा हो चाहे जो इतना काम लिया कि वो हमें कभी भी कहीं हम लोग चूके नहीं। जहाँ भी जिस जगह भी खड़े कर दिए गए, मान लीजिए 100 लोग भी हैं तो 100 की भीड़ में भी हम लोग अलग दिखने वाले लोग थे। ये एक ट्रेनिंग का, इंटर्नशिप का एक फायदा ये जरूर होता है। तो सर ये पैसा वैसा तो उस दौरान आपको मिलता नहीं होगा? बिल्कुल, पैसा तो उस समय ये था कि पत्रकारिता में आप पैसा तो भूल ही जाओ। बहुत बुरी स्थितियाँ होती थी, खासतौर पे जो एक आर्थिक रूप से अगर देखें तो बड़ा स्ट्रगल होता था। शुरुआत में हम लोगों की 3-3, साढ़े 3 हज़ार की जो सैलरी लगी, उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। लेकिन ये था कि एक ना हारने वाला जो जज्बा होता है पत्रकारिता, आप ये देखिए कि आदमी जो है वो भले ही ठीक है, अब तो बहुत अच्छा पैसा भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन पत्रकारिता में आने लगी पैसे से ज्यादा आपका पैशन जरूरी है। बिल्कुल सही बात। आप में अगर पैशन नहीं है तो आप पत्रकार नहीं बन सकते। वो बहुत जरूरी, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जी,
सर आजकल का जो जनरेशन है वो पत्रकारिता में आ जाता है और सबसे ज़्यादा तो वो यही सोचता है कि अरे डेस्क पर तो कुछ नहीं रखा है, स्क्रिप्टिंग में कुछ नहीं रखा है, तुरंत उसको एंकर बनना है या फिर रिपोर्टर बनना है। सबका एम यही होता है कि बस उसे यही बनना है और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसमें पत्रकारिता में भी तमाम तरीके की जॉब्स हैं, तमाम तरीके के डेजिग्नेशंस हैं जिसमें आपको काम करना है और आप सफल भी होंगे। और लेकिन जो इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं, जो अभी की जनरेशन आ रही है, वो जो है पेशेंस नहीं है उनके अंदर कि वो पेशेंस रखें। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 1 महीने के इंटर्नशिप में ही वो इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करना, उनसे जो है तुम तड़ाक करके बात कर देना कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं कर। तो इस पर आप कितना सहमत है? क्या सही है या नहीं सही है? बच्चों को और सीखने की जो है ललक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपके 2-3 सवाल हैं। जी। एक सवाल में 2-3 सवाल। जी। पहली चीज तो ये है, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बच्चे जो है वो एंकर बनना चाहते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से हम लोग भी जब थे तो एक ग्लैमर से ही, हाँ। पहला जो आपका पत्रकारिता से एक जुड़ाव होता है जी। वो ग्लैमर के थ्रू ही होता है। जी, कि जी। आपको लगता है कि आप कोई बहुत सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं या सेलिब्रिटी खुद बनने जा रहे हैं। हाँ। तो ये इसमें बुराई नहीं है। हाँ जी। लेकिन आपने जैसा कहा कि अगर एंकर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कि और जो फील्ड्स हैं, आज इतने वास्ट डिजिटल फील्ड है, आपका डेस्क वर्क है, प्रोडक्शन है, सारी चीजें हैं। तो अगर उनमें आप कहीं ना कहीं अगर परफेक्ट हैं, आपने सीखा नहीं है, तो आप एक अच्छे एंकर, एक रिपोर्टर नहीं बन सकते। तो सीखना जो है पत्रकारिता के लिए जरूरी भी और सतत प्रक्रिया भी है। और सीखेंगे तब जब आप अपने से जो सीनियर हैं या अपने साथ के जो कलीग्स भी हैं, आप उनकी इज्जत करेंगे, एक अनुशासन में रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसके बाद जो है आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और सम्मान जो है, आप सम्मान दूसरे को देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। हो सकता है शुरुआत में जो है पैसे की भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये एक संघर्ष का एक, जैसे कहेंगे कि आग का दरिया और तैरते रहना है। सही बात है। और उसके नतीजे आते हैं निश्चित रूप से। सर जब हम पत्रकारिता में होते हैं तो तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं कि पत्रकार को एक बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी खबरें होती हैं कि उसके ऊपर दबाव पड़ जाता है कि ये खबर उसको नहीं चलानी है, अगर वो चलाएगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तमाम मंत्री, नेता और तमाम जो है छोटे छोटे लोग भी पत्रकार को दबाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं कि वो ये खबर ना चलाए, वो ये चीज़ ना करे। तो आप कितना जो है इसको सही मानते हैं और आपके ऊपर क्या ये चीज़ बीत चुकी है या नहीं? देखिए, खबर अगर है तो मेरा मानना है कि उसको कोई दबा नहीं सकता है। खबर अपने आप वो सब चीज़ें, सारे दबाव को चीरती हुई निकल के बाहर आ जाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल था, मैं देहरादून में था, नया बिल्कुल गया हुआ था वहाँ पर, तो नगर निगम है वहाँ। हाँ। और बिल्कुल लगातार सालों से परंपरा चली आ रही थी, वहाँ पर तिब्बतियंस भी हैं, तो उनको जो है वहाँ नगर निगम जो है प्रमाण पत्र देता था, उसमें ये लिखते थे कि नागरिकता तिब्बत। तो एक साधारण सी बात थी, वर्षों से चली आ रही एक प्रक्रिया थी, उसमें जो लिखते थे। तो मैंने उसको एक कैच किया और मैंने उसको स्कैन करा के खबर में लगाया कि नगर निगम ने घोषित किया तिब्बत को आज़ाद देश। तो उसके बाद में इतना हड़कंप मच गया वहाँ पर। अब छोटी सी बात थी, लेकिन आपके अगर आँख, नाक, कान खुले हैं और दिल साफ है तो निश्चित रूप से इतनी अच्छी आपकी पत्रकारिता की एक जो जर्नी है वो रहेगी कि आपको हर रोज़ एक नई खबर मिलेगी, नया कुआं खोदेंगे और नया एक्सपीरियंस आएगा। तो ये मेरे साथ में हुआ। दबाव हुए, लेकिन दबाव को चीर कर खबर अपने आप निकल कर सामने। कभी नेता मंत्रियों से कभी टक्कर नहीं हुई? नहीं, निश्चित रूप से होती है, वो तो आप देखते ही हैं कि कितना प्रेशर आता है। सही बात। अब मेरे नाम पर तो वहाँ पर मैंने जब खबर की तो उसके बाद में पुतले, मतलब घंटाघर जो है देहरादून का, वहाँ पर पुतले जल गए थे। और मैं स्ट्रिंगर ही, मतलब स्ट्रिंगर क्या, नया रिपोर्टर बिल्कुल था। तो उसमें उसने लिखा, जिसने, वो नेता ही था एक, किसी पार्टी का भी यहाँ बताना उचित नहीं होगा, उसने बाकायदे प्रधान संपादक मनीष शुक्ला के पुतले फूके जा रहे हैं। तो आप इस तरह के भी सीन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक, उस दौरान जब पुतले फूके जा रहे थे तो आपके मन में एक खौफ पैदा हो या फिर इस तरीके का? खौफ नहीं था, क्योंकि मैं उस समय बहुत यंग था और हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे संपादक थे और जो और प्रबंधन था, उसने पूरा सपोर्ट किया था उस चीज़ को। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर मान लीजिए एक अच्छा संस्थान, एक अच्छा पत्रकारिता का स्कूल बनाना चाहते हैं तो बैकबोन बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आपके जो मान लीजिए लीडर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, अगर वो मजबूत हैं तो आपको सारे दबाव से निकाल कर बाहर ले आएंगे। और यही एक बात, एक जो लीडर का है वो यही काम होता है कि आपको दबाव से बाहर लाना। और रिपोर्टर तभी अच्छी खबर ले पाता है जब उसका बॉस जो है वो मजबूत होगा, जब वो साथ देगा। जी बिल्कुल। मनीष जी, एक चीज़ और थी कि
आपकी अभी एक बुक लॉन्च हुई है और इसका जिक्र भी आपने किया है इसके पहले, तो कौन सी वो बुक है वो भी हम जानना चाहेंगे। उसमें क्या है ऐसा, कितना वक्त आपको लग गया बुक को लिखने में? देखिए, मैं अभी तक जो है अब 4 बुक्स जो है वो मेरी आ चुकी हैं। एक तो स्वयं सेवक महागाथा है, जिसमें 80 से लेकर 2014 तक का जो राजनीतिक कालखंड है उसको उपन्यास के जरिए 2 जो हैं पात्र उनके जरिए मैंने उसको ड्राफ्ट किया है। उसके बाद में 2 से दोबारा एक आई है जिसमें 2014 से लेकर 2019 तक का राजनीतिक सफ़र है, इसी का भाग 2 है। और उसके बाद में जैसा आप कह रही हैं तो मैंने अपने जो पत्रकारिता के अनुभव हैं उस पर एक किताब लिखी, न्यूज़ रूम का चाट मसाला, जिसमें आपको तरह तरह के अनुभव होंगे। आप खुद रिपोर्टर भी हैं, आप एंकरिंग भी कर रही हैं, तो आपको फील्ड में किस तरह के लोग मिलते हैं। कभी कभी आपसे नेता मिलते होंगे, वो आपसे बोलते होंगे, अरे श्रुति जी ज़रा ये खबर जो है इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, अब मेरा इंटरव्यू पहले ले लीजिए, या आपसे बोलेंगे कि इसका मत छापना। ये चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। या बोल देंगे आप मेरा नाम जरा है प्रमुखता से लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और अच्छा भी लगता है जब कभी आपको कोई इंटरटेन करता है, आपको कहीं पे ये लगता है कि आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जब आप भीड़ में जाते हैं, हाँ, आपको जब लोग नाम से बुलाते हैं या आपको बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो एक खुशी होती है निश्चित रूप से। और ये केवल काम पर ही मिलता है। और जैसे आपका यहाँ पर पूरा नाम है, अच्छा है, तो आप इस चैनल से जुड़ी हैं, तो उसी तरह से हमारे जो एक्सपीरियंस रहे वो न्यूज़ रूम का चाट मसाला में मैंने बिल्कुल उसको लिखा है। और मैं चाहूँगा कि आप भी पढ़िए और उस पर वो कीजिएगा। और अभी मेरी जो है, जो अभी चल भी रहा है दिल्ली बुक फेयर, उसमें मेरी ये बुक लॉन्च हुई है, निलंबित मौन के स्वर। ये जो है मैं आपको भेंट भी करता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल पढ़ूंगी। बिल्कुल, और आप प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कैसी है। देखिए सर की ये बुक भी लॉन्च हुई है, निलंबित मौन के स्वर, तो सर ने मुझे दी है। सर मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। सर कितना टाइम लगभग लग जाता है, क्योंकि किताब लिखना कोई छोटी बात नहीं है। तमाम तरीके के शब्द और जो है शब्दों में जो है अपनी बात को पिरोते हैं आप, और कितना वक्त आपको लगा है लगभग किताब लिखने में? देखिए, अब यही फ़र्क है पत्रकारिता और लेखन में, जो मूल अंतर है वो बस ये है डेडलाइन का, एक टाइमलाइन जो होती है। अब जर्नलिज्म में क्या है, आपको खबर है, आपको इंटरव्यू है, वो बिल्कुल सेट टाइम पीरियड में देना पड़ेगा। लेकिन जो लेखन है इसमें आप कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विचार आना। अगर आप विचार शून्य हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो विचार आना, अगर विचार आते चले गए, आप हो सकता है 2 दिन में भी पूरी किताब लिख जाएं, या हो सकता है सालों लग जाए, नहीं हो पाए। तो आपको कितना लगा था? ये तो कविताओं की है। हमारी जो है लगातार जो कई विचार जो आते रहे, मैं उनको डायरी में दर्ज करता रहा, तो उन्हीं को कविताओं का रूप दिया है। इसमें कई साल लग गए, लेकिन वह लंबा पीरियड लगा है। बाकी जो न्यूज़ रूम का चाट मसाला है वो बिल्कुल थॉट बेस्ड था, तो जल्दी आ गई। उपन्यास थी स्वयं सेवक महागाथा, वो भी बिल्कुल लिखना शुरू किया, 1 महीने में मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो इस तरह से होता है, कभी कभी चीज़ें बहुत जल्दी भी हो जाती, कभी लंबा पीरियड लगता है। ये सब एक विचार की बात। सर जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम है किस्से पत्रकार के, तो मैं एक सवाल जो है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा पूछना चाहूँगी कि सर जब हम काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो तमाम तरह की जो है चीज़ें हमारे दिमाग में गूंज रही होती हैं, चल रही होती हैं, तमाम तरीके की टेंशन, घर परिवार से लेकर बहुत सारा चीज़ें चल रहा होता है, तो उसको आपको हैंडल करने में कितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या वो चीज़ें आपको जो है काम के दौरान भी झेलनी पड़ती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सर हमारे परिवार में ही ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और काम करने पर भी उसका असर देखने को मिल जाता है साफ तौर पर, क्योंकि हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो क्या सर ये कितने हद तक सही है, आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं? बिल्कुल, अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, या आप जैसे पत्रकारिता का जो आपका पेशा है वो समाज से जुड़ा हुआ है, आप का परिवार जो है वो पीछे छूट जाता है, समाज पहले आ जाता है। अगर मान लीजिए घर में कोई बीमार भी है और समाज में कोई घटना घटित हो गई है, तो पहले आप समाज को देखेंगे, समाज में घटना को कवर करने जाएंगे, तब आप घर पे आएंगे। तो हो सकता है कभी कभी घर में आपके लोग वो भी रूठ भी जाएं, नाराज हो जाएं, तो ये जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और बिल्कुल भाई, हाँ जी जी, किसी को भी कमिटमेंट नहीं कर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कभी नहीं हो पाता। आप कमिटमेंट करके कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। पता चला कि आप पहुंचने जा रहे हैं और श्रुति जी जरा एक न्यूज़ जो है वो आपको पढ़नी है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? सही बात है सर। और तमाम तरीके की बात होती है सर, जैसे त्योहार आ रहे हैं, कई पत्रकार हैं जो बाहर रह रहे होंगे, अपने घरों से दूर रह रहे हैं, छुट्टी ही नहीं मिलेगी, एक दिन की छुट्टी में सोचेंगे कि कैसे हम घर जाएं, कैसे अपने लोगों से। तो सर ये आप भी बाहर रह के दिल्ली में आप रहे हैं,
तो आपका परिवार सर वहाँ पर था या साथ में, या फिर आप अकेले? नहीं, मैं तो देश भर में मैंने हैदराबाद में की पत्रकारिता, देहरादून में की, दिल्ली में की, लखनऊ में की, कानपुर में की, लगभग मतलब जो हिंदी बेल्ट है पूरी घूम के आ रहा हूँ। मेरठ भी की, गाज़ियाबाद भी की। तो वहाँ पर जो है परिवार को रखना जो है वो बहुत मतलब संभव नहीं हो पाता है कि पता चला आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं, जब तक आप परिवार लेकर आए तब तक आपका बोरिया बिस्तर बन गया। तो ये लाइफ में एक बड़ा आपको पत्रकारिता अगर करनी है तो मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि आपको कभी भी कहीं नई जगह जाना पड़ सकता है। सर, जिस तरह से होता है कि आप काम कर रहे होते हैं तो घर परिवार की तो याद आती है, जाहिर सी बात है। तो कैसे उसको, इस सिचुएशन को आप लोग हैंडल करते हैं? क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं, पूरा दिन हमारा काम में ही बीतता है, सुबह से लेकर शाम तक परिवार को समय नहीं हम दे पाते हैं कि कभी भी उनके साथ बैठें, उनके साथ लंच करें, इतना हमारे पास वक्त नहीं होता है। जब तक हम घर पहुंचते हैं तब तक उनका सोने का टाइम हो जाता है, और जब हम निकलते हैं तो वो सो ही रहे होते हैं। इस तरीके का कभी कभी हो जाता है। तो सर, क्या लगता है कि आपके परिवार में भी ऐसा कभी हुआ है कि कोई नाराजगी आपके बच्चों को या फिर आपकी जो है वाइफ है उनको, इस तरीके की कोई नाराजगी माता पिता को कि हमें समय नहीं देते हैं? देखिए, वो नाराज़गी जो है आपको हफ्ते 2 हफ्ते में दूर करनी ही पड़ती है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। नाराज़गी है वो निश्चित रूप से होती है कि अब बच्चे ने मान लीजिए कहा कि आज यहाँ चलना है या ये चीज़ है, या उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलना है, या वाइफ का कोई प्रोग्राम है, और आप उसको मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं, उनको ये लगता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आपको 1-2 हफ्ते में जिस दिन छुट्टी मिली तो आपको पूरा समय जो है वो किसी न किसी तरह से परिवार के लिए मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी आप अपने घर भी नहीं जा पाते हैं, ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये इसका एक ये भी है कि आपका एक परिवार जो है वो आपका दफ्तर बन जाता है, जो मीडिया सर्किल है वही एक परिवार बन जाता है। ये भी एक होता है कि आदमी के जो दोस्त होते हैं, जो उसके कोलीग्स होते हैं, साथ जो सहकर्मी होते हैं, वो अच्छे दोस्त बनते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी उनके साथ ही शेयर करता है। ये भी एक अनुभव होता है जीवन में। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार से शेयर नहीं कर पाते हैं। सर, पत्रकारिता में जो बच्चे आ रहे हैं, अभी नए लोग जो आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए? और साथ ही सर ये बताइए कि अभी पत्रकारिता में, क्योंकि आपको इतना लंबा समय हो चुका है पत्रकारिता में, क्या लगता है कि अभी पत्रकारिता में और क्या बदलाव होने चाहिए जो पत्रकारिता को जो है सुधार सकता है और बेहतर बनाने की स्थिति में अगर हम देखें तो? देखिए, पत्रकारिता जो है बहुत ही वास्ट एरिया हो गया है। जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है, और यहाँ पर खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में जो बच्चे आ रहे हैं वो प्रोफेशनल हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो पूरी तैयारी से आ रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूट ट्रेन कर रहा है। आपके आज कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप जॉब कर सकते हैं, और पत्रकारिता उतना संघर्ष में नहीं हो, मतलब जैसे हम लोगों के समय में था कि इतने साधन नहीं होते थे, ना व्हाट्सएप था, ना गूगल था, तो सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती थी। लेकिन आज आपके जो सपोर्टिंग वो सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है, आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। आपको लाइन अप करना है, उसके बाद में सीधे स्टोरी तैयार करनी है, इन्फॉर्मेशन है वो आपको सीधे मिल रही है। कई संस्थान हैं, अब लगभग सारे संस्थानों ने अपना जो है मीडिया एक अपना वो बना दिया है, मीडिया ग्रुप बनाया है, PR सेक्शन बनाए हैं। तो कई मौके हैं, और आपको इन मौक़ों को जो है उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ये देखने वाली बात होगी। और इसके लिए ट्रेनिंग और जो इंस्टीट्यूट है मीडिया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चे, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमें जो है बेसिकली क्या है, समाज के साथ अगर नहीं कदम ताल मिला पा रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। हम आज की पीढ़ी को दोष देते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारी पीढ़ी से आज की पीढ़ी ज़्यादा एडवांस है, वो टेक्नो जो है सेवी है, उसको ज़्यादा नॉलेज है। अब शाहरुख खान क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि शाहरुख खान आज से 30 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, आज के यूथ के लिए भी। तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और आज के यूथ के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एक सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म हो गया है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जो है कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि तमाम बहुत जो है महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। देखिए, किस्से पत्रकार में अभी के लिए बस इतना ही। हम और भी पत्रकारों से आपको जोड़ेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए अटल टीवी। नमस्कार।